गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। स्क्रीन विजिबल है सबको मेरा? यस मैम। Yes, sir. लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं सबने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। किसने दिए थे लॉज ऑफ मोशन? Newton. न्यूटन ने दिए न्यूटन। थे। कितने लॉज है हमारे पास? 3. 3. पक्का तीन ही है? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, ये एप्पल नीचे गिरता है, वो उनमें से कोई लॉ है क्या? Law of gravitation. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो हाँ, वो अलग लॉ है ना, Yes, ये ma'am. सेम लॉ है। अभी देखते हैं। जो यहाँ पे दो कार्टून है, एक ग्रीन टी शर्ट में, एक येलो टी शर्ट में। अब ये ना दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं और दो वर्ड होते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पुल। अब आप मेरे को बताओगे कौन सा पुश कर रहा है और कौन सा पुल कर रहा मैम जी येलो वाला वो पुश कर रहा है और जो ग्रीन वाला वो पुल कर रहा है। है? बिल्कुल करेक्ट। जो अपनी तरफ खींचता है उसको कहते हैं पुल, और जैसे हम किसी को धक्का देते हैं तो उसको बोलते हैं पुश। तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, उसको क्या बोलेंगे? पुश। अभी जो गेट है ये तो पुश से खुल रहा है और ये पुल करने में लगा हुआ था। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें फोर्स की, तो फोर्स बेसिकली इन दो वर्ड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। या तो हम किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं या हमसे दूर खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर। अब फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की क्या है, स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप महाराष्ट्र से तमिलनाडु पहुंच गए। स्टेट चेंज करने का मतलब यहाँ पे कंडीशन चेंज कर। अब वो कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना ब्लॉक रखा हुआ और ये रेस्ट पर है। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे, ये मूव करने लग जाएगा, है ना। तो ये हमने क्या करा, इसकी स्टेट चेंज करी रेस्ट से मोशन में। ऐसे ही अगर ये मूव करता हुआ आ रहा था और फिर हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, ये साइड मूव कर रहा है, हमने इधर से फोर्स लगा दिया तो ये रुक जाएगा। तो वह मोशन से रेस्ट में ले आए। फिर मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो। साइकिल चलानी आती है सबको, यस Yes, मैम। ma'am. मैम। है ना। अब आप मस्त साइकिल चला रहे हो, अपना गाने गाते हुए धीरे 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 कांस्टेंट स्पीड से, 20 की स्पीड से। अब पीछे एकदम से डॉगी पड़ गया आपकी, तो अब क्या करोगे? Speed increase करेंगे. है ना, स्पीड इंक्रीज करेंगे, पेडल को तेज से भगाएंगे। तो उस केस में हमने क्या किया, मूव तो हम पहले भी कर रहे थे और बाद में भी कर रहे हैं, पर पहले हम एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे थे, जैसे 10 से। फिर आपने क्या किया, पेडल के ऊपर फोर्स लगाया और अब आपकी साइकिल की स्पीड क्या हो गई, 30 हो गई। तो जब स्पीड तेज होती है तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे थे कांस्टेंट स्पीड पे और फिर हम एक्सेलरेटेड में पहुंच गए, तो वो भी किसके कारण हुआ, फोर्स के कारण। फिर अगर मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपने यहाँ पे बॉल को किक करा, अब गोल यहाँ पे था नेट, अब आप चाह रहे हो कि बॉल इधर जाए, तो इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ना। यस Yes, मैम। ma'am. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन ये वाली थी पर हम ये वाली प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया फोर्स। तो इससे क्या हुआ, हमने फोर्स से अलग अलग स्टेज चेंज। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जो चार लोग हैं, कौन सी साइड फोर्स लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। Left. लेफ्ट साइड। और ये जो राइट साइड वाले चार हैं, Right. ये राइट साइड। राइट साइड। अब मैं कह दूं भाई लेफ्ट राइट क्यों बोल रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, फोर्स तो फोर्स ही है। तो क्या वो स्टेटमेंट सही है? No, ma'am. वो स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन बदल गई, फोर्स का असर बदल गया। जैसे अगर यहाँ पे इसके ऊपर मैं इधर से फोर्स लगा दी, तो ये बॉडी लेफ्ट साइड जाएगी राइट साइड जाएगी? Left. ये लेफ्ट साइड जाएगी। पर अगर मैं इस साइड से फोर्स लगा दी, तो अभी लेफ्ट साइड जाएगी राइट साइड जाएगी? राइट। राइट। राइट साइड जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई। तो फोर्स क्या है, डायरेक्शन के हिसाब से बदल।
ये बात समझ आई सबको? यस मैम। और डायरेक्शन के हिसाब से कोई चीज बदलती है तो वो कैसी होती है? वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर होती है। तो हमारे पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? MLT मैम। न्यूटन। एसआई यूनिट पूछिए निपुण, डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन। 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 और सीजीएस यूनिट? डाइन। डाइन। और 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ 10⁵ वेरी गुड। तो हमारे पास आया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट भी देख ली, सीजीएस यूनिट भी। और इसका बेसिक फॉर्मूला फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वेक्टर है बी वेक्टर, वो है 2i कैप प्लस 4j कैप। अब मेरे को ये बताओ कि मैं अगर 2b वेक्टर बोल रही हूँ तो ये स्केलर होगा या वेक्टर? वेक्टर। क्यों वेक्टर होगा? जब भी हमें क्या बोलूं सरिता, बोलो। मैम इसमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन है, बेसिक मतलब क्या होता है डायरेक्शन है वो तो बात करें। स्केलर को जब वेक्टर से ऐड करते हैं तो वेक्टर मिलता है। स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर वेक्टर ही होता है। पर अगर मैं कहूँ वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और आंसर स्केलर आ रहा है तो क्या ये पॉसिबल है? यस मैम। वर्क में। वर्क में, या फिर आप बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट में होता है ना हमेशा। यस मैम। क्या आपने दो वेक्टर तो लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो पर स्केलर आ रहा है। पर अगर एक स्केलर है एक वेक्टर है तो आंसर हमेशा वेक्टर होगा। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ ये जो दोनों टर्म है ये दोनों स्केलर हैं, दोनों वेक्टर हैं, या एक स्केलर है एक वेक्टर? मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। करेक्ट, मास स्केलर है और एक्सेलरेशन वेक्टर। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? फोर्स फॉलो करता है लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जैसे अगर मैं बोलूं जो सारे नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, इंटीजर्स ले लो, वो सब क्या है? एडिशन को फॉलो करते हैं। कि अगर दो नंबर को जोड़ रही हूँ तो आंसर प्लस होके आएगा, वो साइन हम बाद में लेते हैं। ऐसे ही लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा होते हैं कि अगर दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? वेक्टर ही होगा। ऐसे ही दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर वेक्टर ही होगा। इसी तरीके से जो अलग अलग लॉज होते हैं वेक्टर के, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है तो वो वेक्टर इन लॉज को फॉलो करे। जैसे यहाँ पे फोर्स वेक्टर है तो फोर्स क्या करता है? लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। जैसे दो फोर्स को जोड़ूंगी तो भी एक वेक्टर फोर्स ही बनेगा। ये बात समझ आई सबको? यस यस मैम। मैम। अब यहाँ पे एक बिल्ली है बेचारी, वो थक गई, वो सो गई। अब मान लो ऐसी आप आज आपका सोने का मन नहीं है, दोस्त के घर चले गए, पूरा बात कर रहे हो या फिर गेम खेलने लग गए। फिर अगले दिन आपके घर में शादी थी, शादी में चले गए, तो रात की शादी थी उसमें भी नहीं सो पाए। फिर तीसरे दिन क्या हुआ? आपकी कजन आ गई, मामा की बेटी आ गई, चाची की बेटी आ गई, अलग अलग लोग आ गए। अब आप सब बैठ के पिक्चर देखने लग गए। क्या चौथे दिन आप सो गए? बता दो। फोर्थ दिन क्या सो गए आप लोग? यस मैम। यस मैम। है ना कि अल्टीमेटली आपको सोना पड़ेगा। आप एक दिन नहीं सोए, दो दिन नहीं सोए, तीन दिन नहीं सोए, चौथे दिन सोना पड़ेगा। ऐसे कुछ लोग अभी अभी सोने वाले हैं बस, है ना, 2 मिनट में। तो ऐसे हर इंसान की जैसे टेंडेंसी होती है कि वो लास्ट में उसे सोना ही पड़ता है, ऐसे हमारे पास एक थ्योरी है ये कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स, उसकी बेसिक टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे रहे। मतलब हर ऑब्जेक्ट, उसकी आदत बन चुकी है कि वो रेस्ट पे रहे। और अगर मैं चाह रही हूँ कि वो रेस्ट पे ना रहे, जैसे आप लोग थक गए थे तो आप सो गए, फिर अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको कुछ खाने को चाहिए, जब कुछ भी हो आपने कुछ खाया तो आपके अंदर एनर्जी आ गई, तो आपने फिर आप वापस से काम करने लग सकते हो। ऐसे यहाँ पे जैसे बिल्ली सो गई, इसके पीछे यहाँ पे अब एक डॉगी आ जाए तो ये भागने लग जाएगी।
तो जैसे ही एक एक्सटर्नल फोर्स आया, हम तभी रेस्ट पे से हटते हैं, वरना हर इंसान, हर ऑब्जेक्ट जो है नेचर का, वो रेस्ट पे रहना चाहता है। और अगर हम चाहते हैं कि वो वापस से मोशन पे आए, तो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। ये ये कौन है? कोई कार्टून कार्टून नहीं में देखता आता है। है यहाँ? सब यूट्यूब देखते हैं। कोई कार्टून नहीं देखता है? ये कौन है ये स्पंज बॉब है। ये कार्टून है, और अब ये ना सोए जा रहा है, और यहाँ पे अलार्म लगी हुई है। अभी जब तक सोता रहेगा, जब तक ये अलार्म नहीं बज रही है। ऐसे ही मान लो संडे का दिन है, सुबह 7, बहुत पुराना कार्टून है, ठीक है, बाकी सारे बैचेस में आंसर मिला है स्पंज बॉब। आप लोग बहुत शरीफ बच्चे यूट्यूब वाले हो, है ना? तो हमारे पास यहाँ पे जैसे संडे का दिन है, सुबह 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, फिर सौरभ की मम्मी चप्पल लेकर आई कि सौरभ खड़े हो जाओ, सुबह हो गई है, बहुत देर हो गई है सोते। फिर सौरभ जग जाएगा। यस मैम। मैम ऐसे ही जग जाएगा ना। फिर तो हमें क्या करना है, हम चाह रहे थे कि भाई हम आलसी की तरह पड़े रहे बेड पे, हम नहीं जग, पर जैसे ही मम्मी की चप्पल आई, हम सब जग जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारी टेंडेंसी है कि हम लेजी बने। पर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आया, हमारी मम्मी, हमने क्या किया, उस आदत को छोड़ दिया, हम जग गए। ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो वो यही करता रहेगा जब तक कि वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलता उसे। अब इनर्शिया अलग अलग टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे इंसान लेजी था, तो इसको हम बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ लेजीनेस। अब जिसके साथ भी इनर्शिया लग जाए, मतलब वो ये आदत नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं इनर्शिया ऑफ लेजीनेस कह रही हूँ, तो लेजीनेस नहीं छोड़ता। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी, एक बॉडी के अंदर की प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या होगा, उसकी हम स्टेट नहीं बदल सकते, ना तो रेस्ट वाली, ना यूनिफॉर्म मोशन वाली, और ना ही स्ट्रेट लाइन वाली। मतलब रुकी हुई चीज को चला नहीं सकते, चलाई हुई चीज को रोक नहीं सकते, और किसी तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो डायरेक्शन नहीं बदल सकती। ये बात समझ आई सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब हमारे पास वही 3 टाइप का इनर्शिया। जब रेस्ट लग गया, रेस्ट नहीं चेंज करना है हमें, रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। मोशन में मोशन नहीं चेंज करना है, डायरेक्शन में डायरेक्शन नहीं चेंज करना। अब पहले रेस्ट वाला समझ से। यहाँ पे इस बस के ऊपर इधर बलून लगे हुए हैं। अब ये बलून क्या चाह रहे थे कि रुके रहें हमेशा के हमेशा के, पर ये बस चलने लग गई। तब ये बस इसे आगे खींच के लेके जा रही है, पर ये चाहेंगे कि नहीं, हमें तो पीछे ही रहना है। जैसे आप बेड पे बैठे हुए और आपकी मम्मी कह रही रूम से बाहर निकलो, आप बेड को पकड़ के बैठे हो, नहीं हमें नहीं जाना नहीं जाना, तो आप पीछे की तरफ चले जाओ। ऐसे ही ये बलून भी, इन्हें नहीं, ये नहीं चाहते थे कि अपनी जगह से हिले, पर ये बस मूव करने लग गई। उसके कारण क्या है, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो यहाँ पे थे, वहां पे जाने की कोशिश कर। ये बात समझ आई सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब अगर एक बस रुकी हुई है और चलने लग जाए, तो हम किधर गिरते हैं? बैकवर्ड। आगे। पीछे की तरफ गिरते हैं ना, क्योंकि हम चाह रहे थे भाई हम रुके ही रहे। अब बस आगे की तरफ जा रही, तो हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ताकि हम वहीं के वहीं रुके रहे। अब इनर्शिया ऑफ मोशन देखते हैं। यहाँ पे बेचारा ये जिराफ चाह रहा था कि मैं हमेशा चलता रहूं आगे, और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। पर यहाँ पे एक दीवार आ गई, कार तो रुक गई। पर ये जिराफ अभी भी चाह रहा है कि नहीं भाई, मैं तो जिद्दी हूं, मेरे को आगे ही जाना है। तो ये कार को तो आगे नहीं कर सकता, पर ये अपने सर को आगे कर लेता है। वो भी किसके कारण कर रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो बाद में भी मोशन में ही रहने की कोशिश करता है। ये बात समझ आई सबको? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. अब डायरेक्शन वाला देखो। मान लेते हैं कि आप एक कार में हो, और आपकी कार ऐसे सीधी सीधी जा रही थी। अब एकदम से आपको शार्प टर्न ऐसे लेना पड़ा लेफ्ट साइड। तो अब मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ, लेफ्ट और राइट।
आप कौन सी साइड गिरते हो जब गाड़ी लेफ्ट साइड मुड़ती है? तो आप कौन सी साइड गिरते हो? Right. राइट साइड गिरते हैं। देखो कैसे, हम चाह रहे थे कि अभी भी हम ऐसे सीधा चलते रहे, हमारी डायरेक्शन यही रही स्ट्रेट लाइन वाली, पर गाड़ी में हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई, ऐसे हो गई टेढ़ी। तो हम अभी भी कोशिश करेंगे कि ये जो इस साइड वाली डायरेक्शन थी स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश, तो हम एक तरीके से किधर मुड़ रहे हैं? राइट की तरफ। देखा ये सबने कि एकदम से गाड़ी एकदम से टक पे वो टर्न लेती है तो हम लोग गिर जाते हैं एक साइड को। Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे अगर राइट साइड टर्न ले रही है तो हम किस साइड गिरेंगे? Left. हम लेफ्ट साइड गिर जाएंगे। ये किसके कारण हो रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ये तीनों क्लियर है आप सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मेरे पास एक कारपेट है, उसके ऊपर मैं स्टिक से मारूं ताकि ये डस्ट सारी की सारी हट जाए, तो ये डस्ट सारी नीचे गिरती है, ये किसके कारण होता है? Inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, कि जो डस्ट पार्टिकल है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाह रही थी। अब हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज होते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ टर्म है उनको समझते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। किसी चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फर्क होता है? एप्पल को लेके समझा दो, एप्पल से बस बता। क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क पूछ रही हूँ मैं, एप्पल को लेके समझा दो सेब से। क्वालिटी मतलब वो सेब कितना अच्छा है और क्वांटिटी मतलब वो कितना है। कितना ये है उसका ना? भार है। हाँ, कितना उसका भार है, 1 किलो है, 2 किलो है, कितना है। तो क्वालिटी हम बोल के बता सकते हैं, वर्ड्स में बता सकते हैं कि भाई अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। पर क्वांटिटी बताने के लिए हमें नंबर चाहिए कि 1 किलो है, 2 किलो है, कुछ भी ऐसे ही बता सकते हैं। Yes, ma'am. ऐसे अब फिजिक्स में या फिर अगर आपके पास कभी भी स्टडी रिलेटेड में ये आता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट या फिर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्वालिटेटिव में आप बस बोल के बता सकते हो वर्ड्स, तो ये बेसिकली हमें मीनिंग देता है, मीनिंग या फिर डेफिनेशन देता है जिस भी चीज की हम बात करते हैं। और क्वांटिटेटिव में क्योंकि हमें नंबर चाहिए होते हैं, और नंबर लाने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। उसके बिना हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना, कितना पता लगाने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो क्वालिटेटिव, बस यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव मतलब कि मीनिंग दे रहा है कि फोर्स होता क्या है। सेकेंड लॉ हमें फोर्स का फॉर्मूला देता है, और तीसरा लॉ हमें ये बताता है कि एक अकेला फोर्स कभी भी नहीं रह सकता। अगर हम इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? Opposite क्या force. मिलता है? Equal and अपोजिट opposite फोर्स force. मिलता है, रिएक्शन मिलता है। ये तीनों क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, जैसे इनर्शिया की डेफिनेशन थी ऐसी लॉ की स्टेटमेंट। अब लॉ की स्टेटमेंट्स ना याद रखना अभी के लिए भी और आगे के लिए भी, चाहे केमिस्ट्री में है या फिर फिजिक्स में है, लॉज की जो लैंग्वेज है उसको मत चेंज करना। थोड़ी ग्रामर इधर से उधर हो सकती है, पर अगर आपने वर्ड्स का मतलब ही चेंज कर दिया ना तो मार्क्स 0 मिलेंगे, याद रखना आगे के लिए भी। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे है तो उस मोशन को या उस रेस्ट में हमेशा के लिए रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर से कोई force. बाहर से, और नेट मतलब इंटरनेट। Total. नेट का मतलब है टोटल, कि जब तक उसके ऊपर कुछ टोटल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की हम स्टेट चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक बॉल अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि हमने उसे किक नहीं मारी। जैसे ही किक मारी ये बॉल मूव करने लग गई। अब ये बॉल जब तक मूव करती रहेगी जब तक कि ये गोल का नेट नहीं आ गया। जैसे ये नेट आ गया ये बॉल रुक जाएगी। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अब यहाँ पे अनबैलेंस लिखा हुआ है, तो अनबैलेंस को समझते हैं। मान लो आपने एक दिन एक प्लेट जंक फूड खा लिया और एक प्लेट हेल्दी फूड खा लिया, बैलेंस हो गए दोनों, है ना। ऐसे ही मान लो अब आप एक यस दिन मैम। सुबह से शाम तक चिप्स खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, यही सब खा रहे हो, हेल्दी फूड कुछ नहीं खा रहे हो, बीमार हो जाओगे। यस सर। यस मैम। तो जब कोई चीज इक्वल एंड अपोजिट है तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को बैलेंस कर देगी। पर अगर एक चीज ज्यादा हो जाए, जैसे जंक फूड ज्यादा हो गया, तो वो बैलेंस नहीं हुआ, वो अनबैलेंस हुआ, उससे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। ऐसे ही अगर फोर्स अनबैलेंस है तभी ये पॉसिबल। उसको भी आगे और समझेंगे कि इस अनबैलेंस का मतलब क्या है। अब मैंने कहा था कि पहले लॉस में हमें डेफिनेशन मिलती है। अब वो डेफिनेशन का है, इसको उल्टा पढ़ते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में से। तो फोर्स का क्या काम है, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना, यही उसकी डेफिनेशन थी। यस यस सर। मैम। तो हमें फर्स्ट लॉ से डेफिनेशन मिल गई फोर्स की। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। तो इसको समझते हैं। आपके पास एक 1 kg का आयरन रॉड है और एक 5 kg की, किसको उठाना आसान होगा? 5 kg। 1 kg। 1 kg। सही, तो 5 kg उठाना आसान होगा। मुझे लगा आपने 10 kg लिखा है। नहीं, सरिता जिम जाती है। 1 kg, यहाँ पे हमारे पास 1 kg को उठाना आसान है 5 kg की कंपैरिजन। अब ऐसे ही यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले तो ये बताओ, ये 1 kg, उससे पहले यहाँ पे एक ट्रक आ रहा है, मान लो ये ट्रक भी 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है स्पीड से। और अब वो छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं, 2 साल के बच्चे को पेडल मारते हुए, जिसमें 3 पहिए होते हैं, देखिए। यस मैम। हाँ, एक बच्चा, छोटा बच्चा आ रहा है, वही साइकिल चलाता है, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। किसको रोक सकोगे आप? साइकिल। साइकिल को रोक पाओगे, है ना। ट्रक को तो नहीं रोक सकते, स्पीड तो दोनों की बराबर है। पर अब यहाँ पे हम क्या चाह रहे थे आयरन वाले केस में, कि ये दोनों रेस्ट पे थे और हम इन्हें मोशन पे लाना चाह रहे थे। किसको चेंज करना आसान था? भाई इस हल्के वाले को उठाना आसान था। ऐसे इस वाले केस में हम मोशन से रेस्ट पे लाना चाह रहे थे। इसमें भी जो हल्के वाला था उसको आसान था हिलाना। तो इसका मतलब जितना हल्का कोई ऑब्जेक्ट है उतनी आसानी से हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। यस मैम। यस और मैम। स्टेट चेंज करने से जो, मतलब स्टेट चेंज करने को कौन रोक रहा था? इनर्शिया रोक रहा था। मतलब जितना ज्यादा मास है उतनी ज्यादा हमें रुकावट मिल रही है उसकी स्टेट चेंज करने में, मतलब उतना ज्यादा उसमें इनर्शिया है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। कि कोई ऑब्जेक्ट जितना भारी होता जाएगा उसकी स्टेट चेंज करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, चाहे कोई भी केस हो। अब यहाँ पे बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर क्या होता है? पहले भी बताया हुआ है। लीनियर क्या होता है? सेम स्ट्रेट डायरेक्शन होती है ना एक, चाहे इधर ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट राइट, कोई भी। अब मोमेंटम, हमें फॉर्मूला तो पता है सबको, मास इनटू वेलोसिटी। होता क्या है, ये मोमेंटम हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन हो रहा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ये बॉल है, ये रुकी हुई है, तो ये क्या, इसके अंदर कुछ मोशन है अगर ये रुकी हुई है? नो मैम। इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है क्योंकि इसकी यहाँ पे रुकी हुई है, तो हमें लग रहा है कि भाई ये तो रेस्ट पे, मोशन कर ही नहीं। अब यही बॉल मान लेते हैं एक बार 5 की स्पीड से जा रही है और एक बार 10 की स्पीड से, किसमें ज्यादा मोशन है? 10 वाली। 10 वाली। मतलब जितना ज्यादा मोशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कौन सी चीज ज्यादा तेज भागेगी, हल्के वाली या भारे वाली? हल्के वाली भागेगी ज्यादा तेज। मतलब यहाँ पे एक हल्की सी बॉल है
और वहीं एक आपके पास वो सॉलिड वाली मोटे वाली बॉल है, तो कितना कौन सी बॉल है हिलानी आसान है? हल्के वाली। और जितना हल्का कोई ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा उसके अंदर मोशन होगा। ऐसी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोशन होगा। इन दोनों को मिला के हमने एक टर्म बना दी लीनियर मोमेंटम, जो होती है मास इनटू वेलोसिटी, और ये बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा मोशन है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं A is directly proportional to B, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या आता है? Constant. constant. कांस्टेंट। अब यहाँ पे K है। अब जैसे अगर ये K दे रखा हो तो मैं फिर से वापस लिख सकती हूँ इज प्रोपोर्शनल टू B। Yes मैम। Yes, अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लोगों ने ही गलत बोली है, उसको करेक्ट कर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम आ गया मास इनटू वेलोसिटी। मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो उस केस में मैं लिख सकती हूँ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के। ऐसे लिख सकती हूँ मैं। यस मैम। yes, ma'am. ऐसे अगर मैं कह रही हूँ मास कांस्टेंट है तो मैं लिख सकती हूँ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। Yes मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी बढ़ेगी। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो मास भी डबल हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। वेलोसिटी डबल हो रही है तो मोमेंटम डबल होगा। मोमेंटम भी डबल होगा। ये बात समझ आई सबको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे अगर उनका ग्राफ देखे तो हमारे पास आ रहा है कि अगर मैं मास इंक्रीज कर रही हूँ तो मोमेंटम बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हूँ तो भी मोमेंटम बढ़ रहा है। पर अभी आप लोगों ने बोला था हल्की बॉल हिलानी आसान होती है। अब आपने वो एक बॉल ले लो आप जो बिल्कुल ही वो है प्लास्टिक वाली, ठीक है, और एक कॉस्को वाली बॉल है। क्रिकेट खेला है सबने? यस Yes, ma'am. तो बच्चों वाली प्लास्टिक वाली बॉल है, कॉस्को वाली बॉल है, दोनों के सेम बैट से मारो, कौन सी ज्यादा दूर जाती है? Cosco. कॉस्को वाली। तो फेल हो गया ना आपका थ्योरी। तो Yes जितनी मैम। Yes, ma'am. जितनी ज्यादा भारी बॉडी होगी उतना ज्यादा वो मोमेंटम गेन कर सकती है। ऐसी जितनी हल्की बॉडी होगी वो थोड़ी दूर तक ही जा सकती है, वो ज्यादा मोमेंटम गेन नहीं कर सकती। तो ये ध्यान रखो। अब मैं अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो मास की होती है केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। और ये ध्यान रखना मोमेंटम को कभी भी कैपिटल पी से मत लिखना। कैपिटल पी से क्या होता है? Pressure. हाँ, प्रेशर भी होता है, पावर भी होता है। कभी भी कैपिटल पी से मोमेंटम नहीं होता, स्मॉल पी से होता है। ये ध्यान रखना। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? MLT Multi minus 1. MLT माइनस 1। यहाँ तक किसी को डाउट है? No मैम। अब ये जो ऊपर डायग्राम बना हुआ है, जो बॉल इतनी देर से टक्कर मार रही है एक दूसरे को, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वाली बॉल ऊपर जा रही है, फिर ये वाली बॉल वापस से ऊपर क्यों जा रही है? तो रुक रही थी ना पर नीचे आके। वो वाली बॉल क्यों उड़ रही है वापस से, जो लास्ट वाली है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए कैसे सौरभ? बोलो। अगर मान लो कि ये जो पेंडुलम है हमारे पास एक तरीके से, यहाँ पे ये जो बॉल है इसका मोमेंटम 50 है, फिर जब रुकती है तो मोमेंटम कितना हो जाएगा जब रुक जाएगी? 0. 0 हो जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो ये कहता है जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। अब यहाँ पे पहले तो 50 था, फिर बाद में 0 हो गया। ये 50 कहाँ गायब हो गया? ये 50 क्या क्या, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसने इसको, और फिर ये जो लास्ट वाली बॉल थी ये वही मोमेंटम लेके ऊपर की तरफ चली गई, ताकि कंजर्व हो जाए, जितना पहले था उतना ही बाद में। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am.
अब हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ आता है। अब ये क्या कहता है उसको पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये एक बेसिकली एक ट्रॉली है और इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है और अब ये इसे मूव करना चाह रहा है। अब इसने क्या किया, मास इंक्रीज कर दिया, अब मूव करना चाह रहा है। किसमें आसान है मूव करना? पहले वाले में। फर्स्ट पहले में। वाले में, क्योंकि इसमें मास कम है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इन दोनों में मास सेम है पर इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है 10 और इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है 5, मास सेम कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 4 लगा दिया। तो अब क्या मतलब है, कौन सा ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला। ठीक। ऐसे ही हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉल है, आपने उसे हल्का सा पुश कर, हल्का सा, और दूसरे बॉल है उसमें आपने उसे ज्यादा पुश करा, तो इसकी वेलोसिटी हो गई बाद में 5 और मान लेते हैं इसकी हो गई 20। किसमें मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा है, फर्स्ट सेकंड। वाली में, सेकंड वाली में? सेकेंड। क्यों सही था? सही था, कैसे हुआ मोमेंटम ज्यादा? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई ना। करेक्ट। दोनों की स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 0 थी कि भाई इसकी भी 0 है और दूसरे वाली की भी 0, पर बाद में देखें कि हमारे पास इसमें तो 5 ही बढ़ी है और इसमें कितनी बढ़ गई है, 20 बढ़ गई है। तो हमारे पास ज्यादा मोमेंटम सेकंड वाले केस में हुआ। और मोमेंटम ज्यादा किसके कारण हुआ, क्या हमने चेंज करा? वेलोसिटी। नहीं, वो तो वेलोसिटी किसके कारण चेंज, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके कारण हुआ? फोर्स। फोर्स। फोर्स के कारण। करेक्ट। सेकेंड वाली बॉडी में हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल यही है कि हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the total external force applied to the body. ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस सर। इसमें दूसरी चीज, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक बॉल से इधर फोर्स लगा रहे हो पर वो मूव इस साइड करे, ये पॉसिबल नहीं। हम जिस डायरेक्शन में टोटल फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास आया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए उस k की वैल्यू बनाती। तो अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। दो चीजें मल्टीप्लाई में और साथ में क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएट। डेरिवेटिव हो रहा है। तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ रहा है और दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगता है। तो एक बार एक को कांस्टेंट लेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को कांस्टेंट लेंगे दूसरे का डेरिवेटिव। ये कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। इसमें जैसे आप लोग के टेस्ट में क्वेश्चन आया था उसमें मास भी चेंज हो रहा था, वेलोसिटी भी। अब मोस्टली केसेस में मास कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। 0। 0। तो अगर मास कांस्टेंट है किसी क्वेश्चन में तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। क्या बचा मेरे पास, m चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो इससे मेरे पास आया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जैसा मैंने कहा था कि सेकेंड लॉ हमें फॉर्मूला देगा फोर्स का, वो फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया है। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। इसमें अच्छा, मैं भूल जाऊंगी फिर बताना, स्टूडेंट स्लीप कर देंगे। संडे को आपका टेस्ट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, वेक्टर्स, मोशन 1D मोशन इन 2D, ये सारा आ रहा। सुन गया सबको? यस मैम। इसमें तो अच्छे से प्रिपेयर करना, और कोई डाउट होगा पूरे वीक में तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते यस हैं। मैम। अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट देखूं, इसमें मान लेते हैं कि मेरे पास मास कांस्टेंट है, तो उस केस में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा। यस मैम। ऐसे अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। अब दोनों को समझते हैं। अगर मेरे पास एक ही मास की बॉडी है तो मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगी उतना ज्यादा मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा। दूसरा केस है कि अगर मैं चाह रही हूँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे 1 किलो किलो या 10 किलो किलो, पर 10 किलो वाली में अगर मेरे को एक एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे अगर ऊपर वाले केस में मास डिफरेंट लेते हैं और मैं चाह रही हूँ दोनों 10 एक्सेलरेशन से मूव करें, तो ऊपर वाली तो आसानी से मूव करवा देगी, हम उसमें हल्का मास है, पर नीचे वाली में हमें ज्यादा दम लगाना पड़े। तो इससे हमारे पास एक और स्टेटमेंट आई न्यूटन की सेकेंड लॉ की, कि एक्सेलरेशन जो है किसी पार्टिकल का वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फोर्स अप्लाइड पे, और वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। और मास कौन सी डायरेक्शन में होगा? Mass Mass की की direction होती है. मास की डायरेक्शन में होती है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस Yes, मैम। ma'am. आप समझते हैं नेट फोर्स। तो नेट का मतलब था टोटल, कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, F1, F2, F3। तो F नेट क्या होता है? इन सब का सम। पर सम लेते हुए ध्यान रखना, हम सम वेक्टर का लेते हैं, खाली मैग्नीट्यूड का नहीं लेना है, सारे वेक्टर्स को जोड़ के कर। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है और आप और आपके फ्रेंड लड़ रहे हो कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, आप इधर से 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और वो इधर से 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, क्या कोई कभी जीत पाएगा? No, ma'am. नो मैम। नहीं जीत पाएगा, है ना? क्यों नहीं जीत पा रहा? क्योंकि ये जो फोर्स है और ये फोर्स है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब बैलेंस कैसे कर रहे हैं? एक डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव वाली है और इधर वाली मान लेते हैं नेगेटिव वाली। तो अगर मैं टोटल फोर्स निकालूं, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ऐड तो करना है मेरे को। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, ये तो भाई राइट साइड जा रहा है तो प्लस का 20 हो गया, पर ये वाला लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस का 20 होगा। ऐड करोगे तो क्या बचा? 0 न्यूटन। मतलब कोई टोटल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मान लेते हैं इसी में हल्का सा चेंज कर देती हूँ, इधर लगा रहे हो आप 30 का और उधर लगा रहे हो 20 का, तो कितना फोर्स बचेगा? 10। 10 न्यूटन। और क्योंकि ये पॉजिटिव 10 है तो किस साइड लग रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? Right side. राइट साइड। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो राइट साइड मूव करेगा, जबकि फोर्स तो दोनों तरफ लग रहा था। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। Mm. अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये फोर्सेस लग रहे हैं। ये है पॉजिटिव आई कैप, ये है नेगेटिव आई कैप, ये है हमारे पास ऊपर वाली डायरेक्शन होती है पॉजिटिव जे कैप, नीचे वाली डायरेक्शन होती है नेगेटिव जे कैप। अब आपको बताना है टोटल कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे। मैं नंबर भी कर 10 देती I हूँ। cap plus 40 J cap. ओके, वेट कर लेते हैं, सबका एक आंसर आया हमारे पास 10 आई कैप प्लस 40 जे कैप। 10 आई कैप प्लस 40 जे कैप। और मैं कहूँ कि आप लोग क्या आंसर गलत थे तो? Yes, ma'am. -40 आएगा। -40. और मैं कहूँ आई कैप वाला ही गलत है। सब लोग ट्राई करो Yes, एक ma'am. बार। -10 I cap -40 J cap. अब करेक्ट है। देखो यहाँ पे अगर मेरे को टोटल फोर्स निकालना है तो मेरे को पता है कि मेरे को इन चारों को तो ऐड करना है, F1, F2, F3, F4। अब बस इसलिए ये नहीं कि ये जो F1 है ये ऊपर की तरफ बना हुआ है तो आप इसे पॉजिटिव ले सकते हो, पर ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव वाई, तो इसकी डायरेक्शन होगी 60 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड है,
पर माइनस जे कैप। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। ये 40 न्यूटन है, पर डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप। नेगेटिव माइनस 5। ऐसे ही थर्ड वाले पे 20 वाले पे डायरेक्शन क्या है? जी कैप। जे कैप। जे कैप। एंड फिर आ गया 30 वाला, उसमें आ गई पॉजिटिव आई कैप। अब आप सिर्फ आई कैप को ही आई कैप में ऐड कर सकते हो, मतलब इस वाले को इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा -40 प्लस का 10 -10 आई कैप। और जे वाले में -60 प्लस का 20 -40 जी कैप। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? थर्ड। थर्ड में बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट। देखो कैसे पता लगाना है। ये एक्स वाला कंपोनेंट है, ये भी नेगेटिव है। ये वाई वाला कंपोनेंट है, ये भी नेगेटिव है। एक्स और वाई नेगेटिव कहाँ पे होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फोर्स आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि इस फोर्स की ना अब आपको डायरेक्शन भी बताना, किसकी डायरेक्शन क्या है विद एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ एक थीटा बनेगा वो बताना है। और ऑप्शंस हैं tan इनवर्स 1/4 और tan इनवर्स 4। यही दो ऑप्शन है, कौन सा आएगा ये बताना। सेकंड। ओके, हमारे पास एक ऑप्शन आया सेकंड। फर्स्ट। ओके, दोनों आ गए एक एक। चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को जोड़ देती हूँ पूरा, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा या साथ वाला? सामने वाला। साथ वाला। सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। जो खड़ा हुआ दिखे वो होता है परपेंडिकुलर, जो लेटा हुआ दिखे वो बेस होता है। बेस हमेशा लेटा हुआ होता है, नीचे होता है। तो ये परपेंडिकुलर, ये कौन सी डायरेक्शन के पैरेलल है? एक्स के या वाई के? आई। वाई की। तो परपेंडिकुलर वाई वाला हो गया, और नीचे वाला जो है वो एक्स वाला है, तो बेस एक्स वाला हो गया। तो अगर मेरे को यहाँ पे tan थीटा निकालना है, वो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें देखो एक्स वाला, सॉरी वाई वाला तो हमारे पास -40 है, तो वो लिख दिया। और एक्स वाला -10 है, तो एंगल 4 आ गया। और पूरा अगर सॉरी tan थीटा 4 आ गया, और थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स 4। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। तो अगर कभी एंगल आए तो आप बता सकते हो। और अगर मैं पूछूं कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल पे है, तो 90 डिग्री। फोर्स कितने एंगल पे है वर्टिकल के साथ? वर्टिकल क्या होता है? फोर्स एंड थीटा। ये होता है ना। इसके लिए तो थीटा ही हो जाएगा ना। ये समझ आ रहा है थीटा कैसे होएगा? कि हमें देखना है फोर्स वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये समझ आ रहा है सबको? हाँ ना तो बोल दो। रिपीट करना। मैंने पूछा था कि ये तो जो आपने पहले बोलते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ बताया था थीटा। अब मैं पूछ रही हूँ वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये वर्टिकल जा रहा था मेरा, और ये मेरे पास ये वेक्टर है। तो मैंने देखा कि भाई वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा आ गया। ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो अब इस केस में कौन सा ऊपर आएगा? एक्स वाला वाई वाला? वाला। वाला। एक्स वाला ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस केस में हमारे पास tan इनवर्स 1/4 आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। निपुण आपको क्लियर है ये? यस
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, why is it easier to change the state of a toy car than actual car? क्यों आसान होता है एक टॉय कार की स्टेट चेंज करना कंपेयर टू एक्चुअल कार? मास कम होता है। मास कम होता है, क्यों? मास कम होता है तो क्या कम होता है? मोमेंटम कम होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंटम होता है। क्या बोल रहे हो सौरभ, क्या बोल रहे हो? बहुत धीरे बोल रहे हो। मास कम होता है तो क्या कम होता है? इनर्शिया। मोमेंटम। इनर्शिया कम होता है, मोमेंटम कम होता है। यहाँ पे स्टेट चेंज की बात हो रही है, स्टेट चेंज में मोमेंटम नहीं बात करते हैं। स्टेट चेंज में बात करते हैं कि उसमें अगर कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है और मेरे को ये वेलोसिटी चेंज करनी है। मोमेंटम होता है कोई वेलोसिटी दे रखी है, उससे जो वैल्यू आ रही है, पर वेलोसिटी चेंज करने में मोमेंटम की बात नहीं करते। ये बात क्लियर है सौरभ? यस मैम। तो लेसर मास मतलब लेसर इनर्शिया। जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैन फोर्स ऑन अ बॉडी बी एवर जीरो इवन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड? कि हम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं फिर भी फोर्स बॉडी पे जीरो, क्या ये पॉसिबल है? यस मैम। मार्क्स बड़ा किस ज्यादा। केस में? एक्सटर्नल फोर्स जीरो। हाँ, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो पर मैं तो यहाँ कह रही हूँ फोर्स तो अप्लाई हो रहा है। एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स तो होगा ही नहीं, फोर्स तो एक्सेलरेशन से ही बन रहा है। मैम अगर मास बड़ा ज्यादा है उसका तो वो तो एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, उससे फोर्स तो लगा ही रहे हैं। मैम अगर ऑपोजिट फोर्स लग रही हो सेम बिल्कुल में। करेक्ट बिल्कुल। अगर अपोजिट फोर्स हो तो ये पॉसिबल है कि हम इधर से 5 का लगा रहे हैं, कोई और इधर से 5 का लगा रहा है, तो एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे सौरभ, उसे बोलेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हो तो आप एक फोर्स की बात कर रहे हो, पर अगर आप नेट एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हो तो 5 प्लस माइनस 5 की बात कर रहे हो कि ये जीरो हो सकता है कि हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो रहे हैं। समझ आया है सबको? यस। और अगर मेरे पास फोर्स हम लगा रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जरूरी नहीं है हर केस में हमें एक्सेलरेशन मिले। ऐसा तो जरूरी नहीं होता ना साहिल कि हमें हर केस में एक्सेलरेशन मिलता है। यस मैम। तब उस रीजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। अब थर्ड पार्ट में है, एज पर न्यूटन एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, देन हाउ डज एनीथिंग स्टॉप और स्टार्ट मूविंग? कि न्यूटन तो कहता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा या मोशन में ही रहेगा, तो कोई चीज चलती है रुकती कैसे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो अब यहाँ पे, मैम एक्सटर्नल फोर्स लगती है। हाँ इसमें भी यही आंसर है कि कोई चीज हमेशा न्यूटन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो चलती रहेगी या फिर मतलब रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी। पर साहिल ने भी जो आंसर बोला और निपुण ने बोला, उन्होंने क्या मेंशन किया? एक एक्सटर्नल फोर्स। वो फ्रिक्शन भी एक बाहर से फोर्स लगा तभी वो रुकेगी। तो पर जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी? स्टेट चेंज नहीं होगी। ये क्लियर है सबको? यस। यस। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट व्हाट कैन यू से अबाउट द नेट फोर्स? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता जीरो। है? क्यों जीरो? एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी। एफ इक्वल्स टू डी टू बाई डी टी, तो पी कांस्टेंट है। ऐसे टुकड़ों में बोलते हैं सौरभ, मैं अभी आगे डांटूंगी। पी कांस्टेंट है, देखो अगर मेरे पास पी कांस्टेंट होता है जैसे 2, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है।
ऐसे ही ये मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, तो मोमेंटम क्या टाइम के साथ बदल ही नहीं रहा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और अगर ये Yes, 0 sir. है तो फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको Yes, sir. कि अगर मेरे पास मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, तो उसका डेरिवेटिव टाइम के साथ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम 0 हो जाएगा। और चेंज ऑफ मोमेंटम किसके कारण होता है, फोर्स के कारण, इसलिए फोर्स भी 0 हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज होएगा डिक्रीज होएगा, इंक्रीज। इंक्रीज होएगा। और मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन अ स्मूथ फ्लोर। स्मूथ फ्लोर का मतलब Frictionless space. फिटनेस। फ्रिक्शनलेस, कि उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तो हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं टाइम फ्रिक्शन नहीं है। अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, ये क्या है Acceleration of mass. कि x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, is applied on it at t equals to 0, find the acceleration of the block। हमें एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक पे कितना लगा, कैसे पता लगा सकते हैं, F is equal to ma inflation के law. F equals to m a वेक्टर। अब यहाँ पे फोर्स दे रखा है 5 kg, सॉरी फोर्स दे रखा है यहाँ पे 3 न्यूटन आई कैप, और मास दे रखा है 5 kg, और एक्सेलरेशन बताना है, कितना एक्सेलरेशन आएगा 3/5 आई कैप। 3/5। तो अगर हम लिखें आई कैप क्यों आएगा, हम एक्स वाली साइड ले। क्या बोल रहे हो सरिता, मैं क्या पूछ रहा आई कैप आएगा ही क्यों, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं अब तो, वो तो फोर्स के साथ लगा हुआ है ना। यस मैम। 3/5 की वैल्यू बताओ, 0.6. 0.6। डिवाइड करके निकालिए वैल्यू 3/5 की। 3/5 यहाँ पे 0.6 हो गया। अब एक्सेलरेशन तो वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। I cap. हाँ वही आई कैप आएगा यहाँ पे, कि अगर मेरे पास मैंने बताया था इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा ना। यस मैम। Yes, अगर ma'am. पॉजिटिव एक्स में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी ये भी पॉजिटिव एक्स में मिलेगा। ये क्लियर है सबको, Yes, ma'am. Yes. अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेकेंड लॉ की, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि भाई बहुत सारी टोटल फोर्सेस है, मैंने उन सबको जोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम क्या करते हैं, इस मास को कांस्टेंट रखते थे कि मास जो है वो नहीं बदलता है। तो मैंने बताया था जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता जाएगा, एक्सेलरेशन। सिमिलरली अब क्या करते हैं, इस फोर्स को एक कांस्टेंट कर देते हैं कि फोर्स की फिक्स वैल्यू, तो इस केस में मैं ऐसे लिख सकती हूँ K इक्वल्स टू एम ए, या फिर M इक्वल्स टू K बाय A, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। यस मैम। इनवर्स, ये डायरेक्टली है इनवर्सली है, Inversely. इनवर्सली है। अगर एक्सेलरेशन डबल करूंगी तो मास क्या हो जाएगा, Half. हाफ हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास इनवर्सली केस में हमने यहाँ पे क्या किया, जब मास इंक्रीज हो रहा था तो एक्सेलरेशन कम हुआ, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो मास कम हो रहा है, ताकि फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये क्लियर है सबको, यस मैम। Yes, ma'am.
यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि जो दोनों चीजें होती हैं, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि भाई मैंने यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 15 न्यूटन का अपोजिशन मिल रहा था मेरे, अब ये लग रहा है आई कैप में, और ये बॉल सॉरी ये जो ब्लॉक है इस साइड मूव करने लग गया नेगेटिव आई कैप में। अब मैंने कहा था जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, पर ये तो नहीं मिल रहा है उस डायरेक्शन में, ऐसा क्यों? अपोजिट फोर्स भी लग रही है। अपोजिट फोर्स लग रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो टोटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन देखते हैं, ऐसे नहीं देखते कि एक इधर से लग रहा है किधर से लग रहा है। जो टोटल फोर्स लग रहा है वो तो 10 आई कैप और माइनस का 15 आई कैप, वो तो नेगेटिव आई कैप वाली डायरेक्शन में ही लग रहा है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो उस डायरेक्शन में मिल रहा है। क्लियर है सबको? यस मैम। अभी और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक जो करवाया मैंने? नो मैम। अगर डाउट नहीं है तो फिर आज की क्लास यहीं तक है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पूरा कंटिन्यूशन होगा। और प्लीज अच्छे से पढ़ लो टेस्ट के लिए, संडे को है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।